अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, आज हम लोग जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स का नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट, ये जो कोर्स है, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके सामने, सबसे पहला टॉपिक है रेंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट, रेंडम वेरिएबल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल देखेंगे कि रेंडम वेरिएबल की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, फिर आपसे किसी ने पूछा कि सवाल क्या है, व्हाट इज़ रेंडम वेरिएबल, तो आप उसका आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल में आपसे पूछा जाए कि रेंडम वेरिएबल की टाइप बताएं, तो आप कहेंगे एक डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है और एक कंटिन्यू रेंडम वेरिएबल है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। दे हैव द सेम मीनिंग। आपको ये लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हो, दोनों का एक ही मतलब दिया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट तकरीबन 5 से 6 एग्जाम्पल हम देखेंगे इन टॉपिक के रिलेटेड, और हम एक एक चीज़ को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझेंगे। अब स्टूडेंट, हमारा जो है सबसे पहले, चूँकि मैंने इस कोर्स को जो है थोड़ा फास्ट चलाना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और साथ में उनकी हर एक चीज़ को ऐसे गाइड करूँगा कि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा लर्न कर सकें। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं नोट्स पे लेके जाता हूँ। तो स्टूडेंट, आपके पास है, सबसे पहली डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल क्या होता है। क्या है रैंडम वेरिएबल? तो आपका आंसर है रैंडम वेरिएबल हम निकालते हैं। अच्छा, कैसे निकालते हैं? अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है अ वेरिएबल विच इज डिटरमाइंड, एक ऐसा वेरिएबल जिसको निकाला जाता है, जिसका पता किया जाता है बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज। किस में? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। विच इज़ असाइन टू आ रेंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम रेंडम एक्सपेरिमेंट को असाइन करते हैं, इस कॉल द रेंडम वेरिएबल। तो ये रेंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है, जो कि आपको तो शायद समझ ना आई हो, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। अभी आपको इसकी समझ आ जानी है। सबसे पहले तो आप देखेंगे मेरे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, मैंने उछाला, फेंका, तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अब मुझे क्या क्या चाहिए? रैंडम वेरिएबल चाहिए। तो मैंने कहा कि जो हेड है उसको, यानी मैंने जब कॉइन टास्क किया तो हेड 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब ये है कि कॉइन में अगर हेड आया तो मैं उसकी जगह 1 असाइन कर दूंगा, और अगर टेल आया तो उसकी जगह 0 असाइन करूंगा। तो अब आपने देखा कि रैंडम वेरिएबल में हम जब एक कॉइन टास्क करते हैं तो अगर हेड आया तो हम 1 लिख देते हैं और टी आया तो 0 लिख देते हैं, और बाद में बता देते हैं वेयर जो एक्स है वो हमारा हेड को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर टेल को शो कर रहा होता तो फिर भी ये यही बनता। अब स्टूडेंट, अगर आप एक साथ दो कॉइन टास्क करें, तो अगर एक साथ दो कॉइन टास्क करें तो या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड दूसरा टेल, या दोनों टेल आएंगे। तो इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल बनेंगे 3। कौन कौन से? हेड के लिहाज से, यानी या तो दोनों हेड आएंगे, एक्स की वैल्यू या दोनों हेड होगी, या एक हेड होगी, या 0 हेड होगी। तो ये हमने देखा है कि इसके लिहाज से, हेड के लिहाज से रैंडम वेरिएबल निकाले हैं, और हेड को हमने असाइन कर दिया है इंटीजर फॉर्म में। तो इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप एक डाई को रोल करते हैं, डाई आपको पता है कि एक दाना, जो कि लड्डू का दाना, आप खेलते हुए जब उसको फेंकते हैं तो उसके ऊपर या तो एक आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो आप सबके आने के चांस कम बराबर ही होते हैं, तो इसलिए एक्स या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या आप एक ही दफ़ा फेंकेंगे तो इनमें से कोई एक आएगा। एक दफ़ा फेंकने की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट 1 टाइम। तो फेंकें तो या 1 आएगा, या 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ एक आएगा। तो ये आपके हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल, हम इसको अच्छे तरीके से आप समझ भी लेते हैं और इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। ओके। तो स्टूडेंट, अभी आपके पास है व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। तो आपने कहा ये वेरिएबल, जो कि अभी आपने देखा, ये एक वेरिएबल है जो अभी आप जैसे एक्स निकाल रहे थे, विच इज डिटरमाइन, जो निकाला जाता है बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, विच इज असाइन टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद असाइन किया जाता है, इस कॉल द रैंडम वेरिएबल। अब याद रखें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट, जब आप देखें कॉइन को टास्क करते हैं तो आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, रेंडमली कुछ भी आ सकता है। ऐसे इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसको यहाँ से नोट करना है आपने, टू द पॉइंट यही डेफिनेशन लिखनी है और यही एग्जांपल देनी है। इफ़ वी टास्क अ कॉइन, देन हमने एक कॉइन को टास्क किया, एक्स इक्वल टू 0, 1, एक्स क्या आया? 0, 1। इफ़ वी टास्क 2 कॉइन, देन 0, 1, 2 आ गया। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कैसे 0, 1, 2 आया है।
वेयर अगर x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, अगर हेड को डिनोट करता है तो आप लोग क्या कहते हैं, डाई, देन रैंडम वेरिएबल इज 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट हमने टॉपिक का स्टार्ट लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब सवाल है, रैंडम वेरिएबल तो पता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद जो जवाब आते हैं उनको, उनके आने के जो इम्कानात हैं उनको हमको लोगों को एक न्यूमेरिकल वे से लिख लेते हैं, उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब बात है कि कौन कौन सी टाइप है रैंडम वेरिएबल की, तो इसका आंसर है 2 टाइप हैं। रैंडम वेरिएबल की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप को हम लोगों ने नाम दिया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरी टाइप को कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक एग्जांपल दें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप ये कहते हैं कि जब आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो इट मीन कि जैसे आपके स्कूल में या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन हो रहे होते हैं उनकी तादाद क्या होती है? डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मीन के जब एक स्टूडेंट आता है एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे बाद तीसरा। लेकिन जो कंटिन्यू होता है उसमें ऐसे होता है जैसे आपका कद बढ़ रहा है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कभी ये नहीं होता कि आप 1 फुट से 2 फुट हो जाएं या 1 इंच से 2 इंच हो जाएं। यानी आप जब बढ़ते हैं तो आप इतने थोड़ा थोड़ा आपका हाइट बढ़ती है कि बिल्कुल हमें फील तक नहीं होता कि हाइट बढ़ी है। तो इस तरह करके हम बढ़ भी जाते हैं, तो वो ये होता है, यानी कोई चीज़ मिस किए बगैर आगे जाने को कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और अगर कुछ चीज़ें जंप लगा लगा के जा रहे हैं तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आता है। अब हम तफसील से जो कि आप स्टैट्स में इस चीज़ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में है ए वेरिएबल विच एज्यूम वैल्यू इन होल नंबर, जिसकी वैल्यू होल नंबर में हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 वगैरह में ही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टास अ कॉइन देन रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 1 2, तो टास किया कॉइन को तो जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 1 2 था। तो वेयर x डिनोट द नंबर, यहाँ पे जो होल नंबर की शक्ल में जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल को। तो स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे हम देखते हैं कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल को, और हम कह रहे हैं कि ए वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल विच एज्यूम एनी फंक्शनल वैल्यूज बिटवीन 2 स्पेसिफिक पॉइंट, यानी उसके दरमियान में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मुझे कोई कहता है कि 1 और 5 के दरमियान से वैल्यू लो, तो मैं उसको कंटिन्यू तभी कहूँगा कि अगर मैं 1 और 5 के दरमियान से जो मर्जी वैल्यू ले लूँ। मतलब है कि अगर मैं 1.1 लेना चाहता हूँ तो वो भी वहाँ मौजूद हो, 1.000001 भी अगर मुझे चाहिए तो मैं ले सकूँ। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, अगर आपने 1 और 5 के दरमियान लेने हैं तो 1 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। इसी कंटिन्यू में क्या होता है कि आप कोई जो मर्जी ले लें, यानी पॉइंट्स में हो या पूरे होल नंबर में हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। अब यहाँ पे टेम्परेचर एट अ प्लेस जो है, ये एक वो कह रहा है कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। यानी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये नहीं होता कि 1 डिग्री से 2 डिग्री एकदम से हो जाए, वो बिल्कुल ज़रा ज़रा करके बढ़ता है, यानी कि उसकी मेजरमेंट में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। तो इसलिए आप कोई भी वैल्यू उसकी किसी भी टाइम हो सकती है। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने पढ़ा है आज का जो है टॉपिक हमारा, जिसमें आपने पढ़ा है वेरिएबल पढ़ा है। वेरिएबल की 2 टाइप्स पढ़ी हैं और उनकी डेफिनेशन नोट की है। अब स्टूडेंट अब उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ आ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी है। तो स्टूडेंट ये जो है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता हो कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ आ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो हम कहते हैं एक टेबल है, उसको हम क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टेजेंट विद द पैराबोला इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये है क्या, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। ए टेबल यूजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल टुगेदर विद द प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसकी एग्जांपल देखें ताकि फिर हमें जो दोबारा डेफिनेशन पे हूँ तो आपको इसकी समझ आ चुकी हो।
यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रही है। हमने क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है ऑफ एक्स, एक्स की व्हेन वन कॉइन इज टास्क्ड, एक्स डिनोट दी नंबर ऑफ हेड। अब आप खुद गौर से सोचो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो एक्स है, अब हमने कहा कि एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, और आप कॉइन को टास्क करते हैं तो इसका मतलब है जब कॉइन को टास्क किया तो अगर कोई हेड नहीं आया तो उसकी जगह 0 लिखूंगा, अगर एक हेड आया तो 1 लिख दूंगा। अब मेरे पास ये दोनों बन गए हैं। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये तो अब एफ ऑफ एक्स चाहिए यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर नहीं पता तो आपको आइंदा ये पता आना चाहिए कि हमेशा याद रखें कि आपको कोई जो वैल्यू निकालनी हो तो उनकी तादाद को देखा करें, यानी 0 कितने हैं, 1 है, तो टोटल कितने हैं, 2। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक है सिंपल स्पेस होती है, सिंपल स्पेस के अंदर तादाद है हमारे पास 2, यानी कि इनके ऊपर या तो 0 आए या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब है कि सिंपल स्पेस की तादाद 2 है, 2 क्योंकि या हेड या टेल में से कुछ। और यहाँ पे जो कि हमने कहा कि हमारे पास या तो इसकी इनकी 0 कितने 0 हैं, एक ही है, और 1 कितने हैं, एक ही है, तो 1/2 और 1/2 दिस, ये जो आपने आंसर निकाला है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आप इस तरह की 4 या 5 और एग्जांपल लेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी और एग्जांपल आप लिखेंगे भी। तो स्टूडेंट मेरे पास है यहाँ पे आप देखें तो एग्जांपल नंबर 2 में देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन 2 कॉइन आर टास्क ऑफ एक्स डिनोटेड द नंबर ऑफ हेड। तो आपको पता है जब 2 कॉइन टास्क किए जाते हैं तो टोटल उसके 4 चीज़ें बन सकती हैं, यानी कि 2 कॉइन टास्क करने से 4 चीज़ें बनती हैं। 4 कैसे, देखें आपके पास सिंपल स्पेस के अंदर ये चीज़ आएगी क्या, या तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड आएगा, या दोनों में से कि एक के ऊपर हेड दूसरे पे टेल, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों टेल आएंगी। तो ये टोटल 4 बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेड टेल टेल हेड ये कितने हो गए, इनकी तादाद 1 होगी, इनकी तादाद 2 होगी, और यहाँ पे यानी यहाँ पे हेड की तादाद कितनी है, सॉरी हाँ, इसमें हेड की तादाद 2 है, इन दोनों में हेड की तादाद 1 है, और इसमें हेड की तादाद 0 है। तो ये आपके पास बना 0 1 2। तो अब आपने यहाँ पे 0 1 2 लिख लिया, और इधर 1/4 इसलिए कि 0 टोटल कितने हैं, 1 है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है 2/4, तो यानी कि 1 कितने हैं, 2 हैं। 2 कैसे हैं, देखें हेड 2 दफ़ा आया हुआ है, हेड 2 बार आया हुआ है सेपरेटली, यानी इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसलिए 2/4। और जो 2 है, 2 का मतलब कि 2 हेड, अब 2 हेड मीन 2 कि यानी 2 हेड जो हैं वो कितनी दफ़ा आए हुए हैं, सिर्फ 1 टाइम है। तो ये हमने जो लेफ़्ट साइड पे निकाला है, यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ भी है, तो इसको हम कहते हैं ये जो आपको एफ ऑफ एक्स निकला है, दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका नाम होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब इसी चीज़ को यहाँ पे इस मेथड से भी लिखा गया है, यानी कि आपका जो एस है वो क्या है, या तो दोनों टेल हेड टेल टेल हेड हेड हेड। तो अब आपके पास आ गया 1/4 2/4 और ये, तो ये आप इस तरीके से हल करें या उस तरह टेबल बना के करें, दोनों उस तरीके से सही है। अब मुझे आप एक एग्जांपल जो है वो बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप इनके बारे में सोचेंगे, ताकि आपको ये क्या ये क्लियर है इस एग्जांपल से। देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इफ वी थ्रो आर डाइस देयर आर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पॉट्स। तो x जो है वो नंबर ऑफ स्पॉट को अगर जाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्पॉट कितने होंगे जब आप एक डाई फेंकेंगे, 6 होंगे, या 1 आएगा, या 2 3 4 5 6। अच्छा, क्या या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। अब याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं कि 6 टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि 5 टाइम, इसका मतलब है 5 जो है एक ही दफ़ा आप अगर फेंकेंगे तो इन्हीं में से कुछ आएगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कैसे निकालेंगे, 1 की तादाद जो है ज़ाहिर है एक दफ़ा फेंकेंगे तो एक ही दफ़ा 1 आ सकता है, 1/6। 2 आने की तादाद 1/6, 3 की और सब की 1/6 ही बनेगी, तमाम की तादाद क्या बनेगी 1/6, क्योंकि जब आपने डाई रोल किया तो उसके ऊपर आने वाली तादाद
एक दफ़ा रोल करने से इन्हीं में से कुछ एक होगी। तो स्टूडेंट अभी हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता हो रिमार्क्स में लिखा है ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी प्रॉपर्टीज है, तो दो है। नंबर एक, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, या ज़ीरो होती है, या ज़ीरो से ग्रेटर होती है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास है कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू वन होता है, मतलब जितने भी वो एफ ऑफ एक्स होते हैं जो आपने यहाँ पीछे देखे हैं उनको ऐड करो तो टोटल वन बनना चाहिए। तो ये दो खूबियाँ होनी ज़रूरी हैं। मैं आपको पिछली एग्जांपल से ये बात फिर से समझा दूं कि ये दो पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पता हों। स्टूडेंट एग्जांपल 3 में देखें तो आप अगर इन 1/6 इन सबको ऐड करो, इन तमाम को ऐड करो तो ये 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1 बनेगा। इन सबको ऐड करें तो ये चूँकि 6 दफ़ा हैं तो 6/6 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये खूबी होती है कि उनका सम 1 होता है और जो भी आंसर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट अभी हम जो देखने जा रहे हैं ये है आपकी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखें तो हम कह रहे हैं फ्रॉम एन अर्न containing 4 रेड एंड 6 वाइट बाल्स। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऐसा बर्तन है, एक छोटा सा बंद सा, जिसके अंदर आप कुछ फूल वगैरह रखे होते हैं या इस तरह का। तो वो जो है उसको हम लोग अर्न कहते हैं, अर्न कंटेनिंग 4 रेड एंड 6 वाइट बाल। तो अब आप खुद सोचेंगे एक प्याला है और उसके अंदर 4 रेड बालें और 6 वाइट बालें पड़ी हुई हैं। जो बंद सी शेप का कोई प्याला है उसमें ये बालें पड़ी हुई हैं 4 या 6। अब हम कहते हैं कि ए मैन ड्रॉज 3 बॉल एट रेंडम। अब वहाँ से एक आदमी 3 बालें रेंडमली निकालता है। अब उसको तो नहीं ना पता कि मैं रेड निकाल रहा हूँ वाइट हैं, लेकिन वो 3 निकाल रहा है। इफ़ एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल विच ड्रॉन द नंबर ऑफ द रेड बॉल। अब x जो है ना वो नंबर ऑफ रेड बॉल को शो कर रहा है। ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो आपने पता करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब बात को समझें कि आपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास आ गया रेड, वाइट और टोटल बालें। अब रेड 4 है, वाइट 6 है और टोटल 10 है। अब हमने क्या करना है, चूंकि x डिनोट कर रहा है किस चीज़ को, रेड को। तो अब देखो स्टूडेंट, चूंकि आपने टोटल बालू की तादाद कितनी लेनी है, रेड देखने हैं, तो रेड कैसे निकालोगे। आप देखें P नंबर ऑफ रेड बाल, P क्या है, नंबर ऑफ रेड बाल। अच्छा, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बाल इक्वल टू P इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। यानी नंबर ऑफ रेड बाल अगर 0 हुई, अगर नंबर ऑफ रेड बाल अगर 0 हुई, यानी कि हमने जो 10 बालों में से एक बाल निकाली है, यानी हम एक नहीं बल्कि ऊपर से हमने लिखा हुआ 3। अगर 10 में से आप अगर 3 बालें निकालेंगे तो अब वो तीनों रेड भी हो सकती हैं और वो तीनों कोई एक भी रेड नहीं हो सकती, और ये हो सकता है कि शायद 2 रेड हों, एक इस तरह से। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे 4C0 और 6C3 और 10C दिस। अब याद रखें दिस 4 रिप्रेजेंट रेड बाल। अब रेड में से हमने लिया 0, वाइट में से हमने लिए हैं 3 और 10 में से भी 3 लेनी है। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होता है, ये ऐसे लिखा होता है NCR, उसको दबाएं। N की जगह लिखे 4, C की जगह C और R की जगह 0, तो ये इसका आंसर दे देगा। अब इसको हल किया तो इसका आंसर आया है बच्चों 5/30। इसका आंसर क्या है, 5/30। अब हम आते हैं, अगर ये 0 हो तो ये तो ऐसे होता है। अब स्टूडेंट अगर रेड बाल जो हुए वो हमारे पास 0 होने के बजाय उनकी तादाद अगर हम कहें कि 2 हो, यानी एक रेड बाल हुआ तो फिर 4 में से 1, 6 में से 2। अच्छा याद रखिए कि ये जो नीचे लिखा होता है ना, इन दोनों को जोड़ के 3 पूरे हो जाने चाहिए। तो ये 2 और 1 3 और 10 में से 3, तो आपका आंसर आया 15/30। 15/30 मीन टू से 1/2। नेक्स्ट वन जो है वो हमने लिया है, अगर 2 रेड बाल हुई तो इन दैट केस 4 में से 2 लेंगे और 6 में से 1 लेंगे और 10/3 आएगा, और इनकी तादाद को सिंप्लीफाई करें तो 9/30। होप्स हो कि आपको ये हल करना आता है।
4 2 को कैसे हल करते हैं मैंने फार्मूला बताया और इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ। एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर ये मैं जो लिख रहा हूँ ये एन सी आर एंड एन पी आर। तो ये मेरे पास चूँकि एन पी आर को शो कर रहा है, नहीं ये एन सी आर नहीं एन पी आर है, और नीचे आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ से मैं बल्कि इसको क्लियर कर लूँ कि ये जो चीज़ है एन सी आर को रिप्रेजेंट करती है या एन पी आर को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट ये जो है ना ये एन सी आर को ही शो कर रहा है। एन सी आर को कैसे हल किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसका क्या रूल है ताकि आपको कैलकुलेशन में मसला ना आए। तो स्टूडेंट एन सी आर का ये फार्मूला होता है जैसे आपको लिखा हो 4 3, तो आप इसको कैसे हल करेंगे इसका ये तरीका हो तो ऊपर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल और नीचे हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल यानी यहाँ वाली टर्म और साथ में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे हल कर देंगे जो भी आंसर आएगा। जैसे 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 और 3 फैक्टोरियल और नीचे जो है 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। 4 में से ये फैक्टोरियल बाहर होता है, 4 में से 3 निकलेंगे तो 1 फैक्टोरियल। तो ये जो है 3 से कैंसिल तो जस्ट 4 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कि ये फार्मूला होता है यानी एन सी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका आप यूज़ करेंगे और ये सिंप्लीफाई होंगे। इसके बाद है स्टूडेंट अगर आपके पास उन बालों में से एक बार रेड हुई तो देन ये बन गया। अगर 2 रेड हुई तो आप अब इस बात को समझते हैं कि अगर 2 रेड हुई तो 4 में से आपने 2 ली होंगी, 6 में से 1 और 10 में से 3। इसी तरीके से अगर 3 बार रेड हुई तो 4 में से 3 होंगी, 6 में से कोई बाल नहीं आएगी चूंकि तीनों रेड ले चुके होंगे, और 10 में से 3। तो ये था आपका, आपने टोटल ये निकाला। आपके पास जो फंक्शन आए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 और ये 4। आप इसको टेबलेटेड फॉर्म में देखें तो ये यूं बना है यानी कि जब आपने 0 पे आंसर 5/30 आया, यानी कि जब आपने कोई बाल नहीं ली रेड तो 5/30, जब आपने एक बार रेड आई तो 15/30, और जब आपने 2 बार रेड आई तो 9/30, और जब 3 बार रेड आई तो 1/30। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये चीज़ कम्प्लीटली जो है ना क्लियर हो जाएगी। इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात है कि गिव द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स। याद रखें पी ऑफ एक्स किस चीज़ को शो करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये सवाल हमें खुद दिया है 4x 1/2 पावर x 1/2 4 माइनस एक्स वेयर x इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो अब आप देखें स्टूडेंट, तो ये वैल्यू दी हुई है, हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा x इधर पी ऑफ एक्स। अब हमने कहा कि जब x की वैल्यू 0 लेंगे, चूंकि हम गिवन है 0 1 2 3 4, जब x या 0 लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। सवाल को हल किया 1/16। इसके बाद जब हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसी तरीके से 2 होगा, सिंप्लीफाई किया, 3 हुआ, सिंप्लीफाई किया, और 4 हुआ। तो ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ हमें दी हुई है। अच्छा ये क्या है, रैंडम वेरिएबल को शो कर रही है। अच्छा वो क्या कह रहा है, ये चीज़ तो आप उसने दे दी। आप कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। आपने यहाँ से k फाइंड करना है, p ऑफ -2 लेस देन x लेस देन 2 फाइंड करना है। फिर आपने यहाँ से फाइंड करना है कि p जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। अब आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्या निकालना है, k। तो जब आपने k निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हो रही है। सबसे पहला जो पार्ट है सोल्यूशन में हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम चूँकि k निकालना चाहते हैं, और k आप गौर से देखें तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, इस पर फोकस करें, यहाँ पे k पड़ा हुआ है, ये हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो देन आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ हम कह रहे हैं कि एज गिवन टेबल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास जो के लिहाज से है वो बनेगी ये फार्मूला है सम ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू 1। ये
आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूले में दो खास बातें होती हैं, एक तो उनका सम 1 होता है और सेकेंडली ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की। अब हमें पता है सम ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1, तो इन तमाम वैल्यू को ऐड किया, कौन कौन सी, ये और इन सब को इक्वल टू 1 रख दिया, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि अगर ये ऊपर दिए हुआ जो टेबल है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इन तमाम टर्म को ऐड करें, ये और इन सब को ऐड करें, इक्वल टू 1 रख दें, वहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर बल्कि 2, ये है x लेस देन इक्वल टू 2। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे लेस देन भी है, इक्वल टू भी है 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपने 2 से पीछे पीछे और उसमें को भी शामिल करना है, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो अब आपको 2 कहीं नज़र आ रहा है, ये तो -2 है, -1 0 1 2। तो इसका मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि 2 तक क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप इसको ऐड करोगे, जबकि के की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे। इससे आगे वाले को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2 तक जाना है। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे इक्वल टू ना होता, इन दैट केस आपने प्रोबेबिलिटी ये इन्हीं को निकालते मीन 1 तक ही निकालते, क्योंकि इट क्लियर ना होता। अब अगला समझें, पार्ट नंबर 3 में कहा गया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है 2 भी शामिल और 2 से बड़े। तो 2 भी शामिल यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सम करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा। क्यों? अच्छा, एक्स ये के है और के की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, याद रखें ये सारे के लिखे हुए हैं, के हैं या एक्स पढ़ लें, इसे एक्स पढ़ते हैं तो फिर ये सारे को एक्स ही पढ़ें। नेक्स्ट वन है पी, हमने निकालना है -2 और 2 के दरमियान। तो आप देखें इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए आपने -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, उनके अंदर वाली कीमतों को आपस में सम अप करेंगे, खाली इन कीमतों को आपस में ऐड करेंगे। इनका मैं सोल्यूशन अभी आपको दिखाऊंगा ताकि ये हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वाला जो 5th पार्ट है उसमें कहा गया है कि P जो है वो x लेस देन 1 मीन इक्वल भी साथ पड़ा है। इसका मतलब है इससे पीछे पीछे ये इनकी जो जवाब हैं, इनकी जो कीमतें हैं, उनको आपस में सम अप करेंगे। तो स्टूडेंट पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे सॉल्व हैं, आप इन्हें देख लें। सबसे पहले तो आपने यहाँ से के की वैल्यू ली है, के की वैल्यू कैसे निकाली है यहाँ से आप इसे देख लें, सम अप किया, हल किया, के की वैल्यू के है या x है 1/15 आ गई है। इसके बाद हम आते हैं ये जो 1/15 है, इस कीमत को जाके आप यहाँ पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है या k है जो आप इसको पढ़ रहे हैं उसकी जगह 1/15 रख दें, चूँकि आप निकाल चुके होंगे। जो ही ये कीमत यहाँ रखेंगे तो आपका टेबल अब न्यू टेबल बन जाएगा। जब टेबल नया बनेगा तो पार्ट नंबर 2 हल करें। पार्ट नंबर 2 में हमें पता है x लेस देन 2 चाहिए हमें, तो लेस देन 2 चूँकि यहाँ तक है और 2 भी शामिल है, तो आप इसको सम अप कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड किया। जब आपने इन्हें ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद इसका आंसर ये आया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही इस वीडियो की किसी हिस्से की, आप उसे रोक के देखें। इसके बाद है p ग्रेटर देन इक्वल टू 2। p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन टू से कि आपने क्या करना है, p ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 आपको पता है कि इस ये भी शामिल है और ये भी इक्वल टू भी है ना साथ में, तो इसमें आप इन दोनों को सम अप करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो निकलेगा। तो आपने इन दोनों को सम अप कर दिया। थर्ड वन जो है p जो है -2 और 2 के दरमियान, तो आपको पता है 2 और -2 और 2 के दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं वो ये नंबर है, ये नंबर नहीं बल्कि ये 3 नंबर ही हैं। इन तीनों के जवाब को ऐड करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने इनको ऐड किया हुआ है और इसका आंसर ये है, इन तीनों को ऐड किया, आंसर 0.4 आ गया। लास्ट वाला जो है p जो है वो x लेस देन 1 इक्वल टू 1 लेना है, तो 1 तक जाना है, तो पहली वैल्यू ये रखेंगे, दूसरी, तीसरी और चौथी, और इनकी कीमतें नीचे रख दी। ऊपर भी हमने यही काम किया, आंसर आपका आ गया 0.5। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।